छात्रों, आज हम पुनः काव्य के स्वरूप को समझने के लिए कुछ विद्वानों के विचारों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हम संस्कृत साहित्याचार्यों, हिंदी के विद्वानों आदि के विचार इस संदर्भ में देख चुके हैं। आज हम विदेशी विद्वानों के विचारों को विशेष रूप से अंग्रेजी साहित्यकारों के विचार काव्य के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर काव्य के विषय में उनके क्या विचार हैं और वे काव्य को किस रूप में देखते हैं। तो आज हमारा शीर्षक है विदेशी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, विशेष रूप से अंग्रेजी काव्य विषयक परिभाषाएं। सबसे पहले हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की चर्चा करेंगे। इसमें काव्य के विषय में लिखा है, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट। अर्थात कवि का कार्य या उसकी कला ही काव्य है। पहले हम कवि को समझेंगे और उसके बाद हम काव्य को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से काव्य की परिभाषा हो सकती है। प्रसिद्ध कवि ड्राइडन का विचार है कि कविता सुस्पष्ट संगीत है। उन्होंने लिखा है, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। ये परिभाषा सर्वत्र सत्य नहीं है। अनेक गीत जो गाए जाते हैं वे सभी काव्य की विशेषताएं नहीं रखते। संगीत कविता का एक पक्ष है, परंतु संगीत तत्व काव्य का अनिवार्य अंग नहीं। संगीत केवल सुनने की वस्तु है, पर कविता अध्ययन, पठन और मनन करने से आनंद प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सभी कविताओं में संगीत नहीं होता। इस परिभाषा के स्वीकार करने पर उन्हें काव्य के क्षेत्र से बहिष्कृत करना होगा। अतः ये परिभाषा हमें उपयुक्त नहीं लगती है। इसके बाद अब हम अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि कॉलरिज के विषय में देखेंगे कि वो क्या लिखते हैं। कॉलरिज ने काव्य के विषय में लिखा है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। उन्होंने लिखा है कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। अब यहाँ प्रश्न ये है कि सर्वोत्तम शब्द कौन से हैं और उनका सर्वोत्तम क्रम क्या है। सबसे उत्तम अर्थ देने वाले स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य, अमृत आदि शब्द उत्तम होने चाहिए। ऐसी दशा में मृत्यु, कीचड़, नरक आदि शब्द बुरे होंगे और काव्य के क्षेत्र से उन्हें निकाल देना पड़ेगा।
पर इन शब्दों और इनके पर्यायों का उत्तम काव्य में खूब प्रयोग हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। टॉमस ग्रे की इलेजी शोक गीत की पहली ही पंक्ति द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे में नेल और पार्टिंग आदि शब्द सर्वोत्तम नहीं कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार से बेनी कवि की पंक्ति कि मीच तो भली है पैना कोच लखनऊ की में मीच और कोच शब्द अमंगल सूचक होने से उत्तम नहीं कहे जा सकते हैं, पर ये शब्द इन पंक्तियों की जान है, अतः ये परिभाषा उपयुक्त नहीं है। ऐसा ही क्रम के संबंध में भी कहा जा सकता है। शब्दों का कभी एक क्रम और कभी दूसरा क्रम काव्य की पंक्तियाँ बन जाता है। इसलिए ये परिभाषा पूर्णतया सत्य प्रतीत नहीं होती है, बल्कि अस्पष्ट और भ्रामक लगती है। अब हम दूसरे विद्वान हैं अंग्रेजी के, जिनका नाम है वर्ड्सवर्थ। इनके विचारों को जानने का हम प्रयास करेंगे कि काव्य के विषय में इनके विचार क्या हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ का विचार है कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वर्ड्सवर्थ की परिभाषा तथ्यपूर्ण है, क्योंकि ये भावानुभूति और अभिव्यक्ति को प्रक्रिया को स्पष्ट करती है, परंतु इसमें ये आपत्ति उठाई जा सकती है कि शांति के समय में सभी अपने मनोवेगों को स्मरण करते हैं और अपने प्रबल भावों को प्रकट भी करते हैं। क्या वह सब काव्य हो सकता है? यहाँ ये अभिव्यक्ति कला और उसके प्रभाव का उल्लेख नहीं। हम अपने सुख दुखपूर्ण क्षणों का स्मरण कर हंसते और रोते हैं, पर सभी वह उल्लास और विलाप सदैव कविता नहीं बन जाता। कविता के लिए उस सहज अभिव्यक्ति में सौंदर्य, संयम और प्रभाव की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि प्रतिभा और अभिव्यक्ति कौशल से युक्त कवियों को काव्य की अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया यहाँ पर अवश्य स्पष्ट हुई है। मनोवेगों के आवेग के समय काव्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, वरन मनोवेगों जब अनुभूति और भाव बन जाते हैं, तब कवि स्मरण करके प्रबलता से उठे हुए भावोद्रेक को प्रकट करता है, जो काव्य होता है। कहा भी गया है कि भाव स्मरण रसा, भावों का स्मृत रूप आनंददायी होता है और उनकी प्रतिभा संपन्न कवियों के द्वारा अभिव्यक्त कविता बन जाती है। कहने का आशय है कि
भावों का स्मरण कलात्मक ढंग से किया जाता है वह कविता या काव्य का रूप धारण करता है। इसके बाद अब हम कवि शैली के विचारों को देखेंगे कि काव्य के विषय में उनके क्या विचार हैं। उन्होंने लिखा है कि सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। उन्होंने लिखा है कि पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। पर यहाँ शंका ये उठती है कि सबसे सुखी और सबसे उत्तम मनों को परखने की कसौटी आखिर क्या है। दूसरे, उनके सर्वोत्तम और सबसे सुखी क्षण कौन से हैं। उनका लेखा सदैव कविता होगी ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। सुखपूर्ण क्षणों से अधिक काव्य के बीज तो विषादपूर्ण क्षणों में उगते हैं। जैसा कि पीबी शैली ने स्वयं एक स्थान पर लिखा है कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, कि सबसे अच्छे गीत हमारे वही हैं जो टेल अस सैडेस्ट थॉट अर्थात दुखपूर्ण विचारों को जो प्रकट करते हैं वही सबसे मधुर गान हैं। कि हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। अतः ऊपर की परिभाषा भावुकतापूर्ण ही है। काव्य का लेखा कहना बहुत ही उचित नहीं, क्योंकि इसमें कल्पना और भावना को पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, तटस्थ लेखा नहीं होता। यदि हम सुखी क्षणों का लेखा ही काव्य माने तो करुणापूर्ण काव्य को कहाँ रखा जाएगा, जिसके लिए भभूति का आग्रह है कि एको रसा करुणा एव निमित्त भेदात, कि वे करुणा को ही काव्य मानते हैं और यहाँ पर पीबी शैली सुखद क्षणों को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये परिभाषाएं पूर्णतया एकांगी हैं और साहित्य में यदि हम गहराई से देखें तो साहित्य चूँकि व्यापक होता है और उसको किसी एक परिभाषा में बांधना सहज कार्य नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि प्रबल मनोवेगों भावों की अभिव्यक्ति कलात्मक ढंग से जब की जाती है तो वही काव्य का रूप धारण कर लेता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।